फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे मिडिएवल हिस्ट्री की ही। ठीक है, तो इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं इस मिडिएवल हिस्ट्री की श्रृंखला से रिलेटेड, उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। बाकी आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे, यानी एक प्रकार से इससे पहले की क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं यामिनी वंश या गजनवी के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, यानी पूरे के पूरे गजनी साम्राज्य की बात हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। आज हम उसी पूरे के पूरे जो भी हमारा यामिनी वंश था या एक प्रकार से बोले जो भी हमारा गजनवी साम्राज्य था उसी के मतलब अंतर्गत कुछ और चीजों का हम लोग वर्णन करेंगे या कुछ और महत्वपूर्ण चीजों का अध्ययन करेंगे जो कि हमारे अध्ययन के दृष्टिकोण से बेहद और बेहद आवश्यक होने वाली है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे महमूद गजनवी के संदर्भ में, जिसमें कि इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने महमूद गजनवी के संदर्भ में उन तमाम सारी बातों का जिक्र किया, उन तमाम सारे एक प्रकार से बोले जो भी सारी चीजें थी गजनवी के संदर्भ में, हम उन तमाम सारी चीजों का वर्णन या व्याख्यान कर चुके हैं। ठीक है, बाकी आज जो हम बात करेंगे इस पूरे के पूरे क्लास के माध्यम से वो हमारी चर्चा होगी गजनवी के आक्रमण के संदर्भ में, और इसी के पश्चात से ये पूरा का पूरा एक प्रकार से मैं बोलना चाहूं, यानी मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही इससे पहले की क्लास में बताया था कि जो भी हमारा ये यामिनी वंश था या गजनवी साम्राज्य था, इसमें हमारा सबसे जो महत्वपूर्ण शासक के तौर पे आता है वो हमारा यही महमूद गजनवी ही आता है। ठीक है, जो कि पूरे के पूरे एक प्रकार से बोले इंडिया के क्षेत्र में भी आक्रमण करता है, जिसकी चर्चा अभी हम इस क्लास में करेंगे, और अपने साम्राज्य का विस्तार भी करता है और खूब सारा धन लूट करके इंडिया से कहां पे जाता है, गजनी क्षेत्र में लेकर के जाता है। और इतना ही नहीं यार, ये काफी सारी बातें हम लोग इसके बारे में कर चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण शासक था और इतिहासकारों ने इसके संदर्भ में पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत में एक चैप्टर जो यामिनी वंश बनाया, इसमें यार भर भर के वर्णन महमूद गजनवी के संदर्भ में दिया गया है। बाकी आज जो हम बात करेंगे इसी कारणवश मैंने बोला कि इससे पहले वाली क्लास देख लीजिएगा, उसके पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, यानी हम लोग बात किसकी कर रहे थे देखते हैं इसी में, और थोड़ा सा देखते हैं महमूद गजनवी के आक्रमण के संदर्भ में कितनी बार ये भारत पे अटैक करता है और क्या करता है। जो भी सारी बातें होंगी इस क्लास के माध्यम से हम भरपूर अध्ययन करेंगे और आनंद लेंगे इनके आक्रमणों का। ठीक है, देखते हैं इसी में, यानी हम बात कर रहे थे यामिनी वंश की। यामिनी वंश की चर्चा कर रहे थे, या एक प्रकार से इसी को मैं बोलना चाहूं तो गजनवी साम्राज्य का अध्ययन हम लोग कर रहे थे। ठीक है, इसमें आज जो हम पूर्णतः बात करेंगे वो गजनवी के आक्रमणों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, यानी जितने भी आक्रमण इस एक प्रकार से बोले शासक के द्वारा किया गया इंडिया के अंतर्गत में, उन्हीं सारी बातों का जिक्र आज मैं इस क्लास में करूंगा। इससे पहले यार हम लोग जान चुके हैं कि 928 ईस्वी में जो भी हमारा इसके पिता थे सुबुक्तगिर, उनकी मृत्यु होती है, और इनकी मृत्यु के पश्चात में क्या होता है कि थोड़े दिन के लिए जो गद्दी पे संभालता है या इस यामिनी वंश की सत्ता को जो संभालता है कुछ समय के लिए वो इस्माइल होता है, लेकिन इस्माइल उतना योग्य नहीं हो पाता।
जिस कारणवश महमूद गजनवी उसको थोड़े दिन के पश्चात में क्या करता है, बंदी बना लेता है। और बंदी बनाने के पश्चात में पूरे के पूरे गजनवी साम्राज्य का जो भी एक प्रकार से बोले गद्दी थी या सत्ता थी, उसको अपने अंडर में, या जो भी सारा गजनवी साम्राज्य था उसके शासन काल के अंतर्गत आ जाता है। 998 ईस्वी से लेकर के 998 या कुछ कुछ एक प्रकार से बोले किताबों में 999 भी दिया गया है। तो तारीखों से रूबरू रहिएगा। 998 या 99 से लेकर के 1030 के मध्य में ये जितना भी इसका पूरा का पूरा शासनकाल है, ये गजनवी का ही शासनकाल है। इसी के मध्य में उसने शासन किया और इस अपने शासनकाल के दौरान में उसने क्या किया कि कई सारे आक्रमण भारत के संदर्भ में किए हैं। ठीक है, जिसमें से हम लोग अगर बात करें तो पहले आक्रमण की बात करते हैं। फिलहाल में इतिहासकारों के द्वारा ऐसा माना जाता है कि इसने कुल मिलाकर के 27 वर्षों का शासनकाल था इसका, एक प्रकार से बोले 27 या कुल मिलाकर के 30-32 वर्ष का शासन, और जिसमें से इसने 27 वर्षों में कुल मिलाकर के 17 बार भारत पे क्या किया, आक्रमण किया। और इन 17 बारों के संदर्भ में इसका केवल 1 या 2 आक्रमण हमारे ऐसे हैं जो कि ये हारता है इंडिया के संदर्भ में, नहीं तो ये जितने भी आक्रमण हमारे भारत के संदर्भ में या भारतीय राजाओं के साथ में इसके जितने भी संघर्ष होते हैं उसमें ये सारे युद्धों में विजयी होता है। ठीक है, बाकी बात अभी हम करेंगे ही करेंगे। देखते हैं इसी में पहला आक्रमण जो था वो किसके विरुद्ध था, यानी बात करें इस पूरे के पूरे गजनवी साम्राज्य में जो भी हमारा पहला आक्रमण था, किसका पहला आक्रमण, ये हमारा महमूद गजनवी जी का। ये कब होता है, तो पहला आक्रमण इसका होता है 1000 ईस्वी में। कहां पे, यानी 1000 ईस्वी में ये भारत पे क्या करता है, अटैक करता है। और भारत पे जब ये आक्रमण करता है गजनी क्षेत्र से आकर के, हम लोग जानते हैं इसका जो विस्तारीकरण था या इसका जो साम्राज्य था वो कहां से कहां तक विस्तरित था, ये हम इसके पहले की क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये गजनवी साम्राज्य से लेकर के 1000 ईस्वी में ये आता है भारत के संदर्भ में, यानी आक्रमण करने के संदर्भ में। और पहली बार ये भी क्या होता है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में ही आक्रमण करता है, यानी भारत के अंदर वाले या अंदरूनी भाग में ये क्या नहीं करता, प्रवेश नहीं करता है। केवल और केवल ये एक प्रकार से बोले भारत का जो पश्चिमी सीमा प्रांत था जिसको हम सिंध नाम से जानते हैं, जो कि सुबुक्तगीन ने भी इस पर आक्रमण किया था, गुजरात सौराष्ट्र वाला क्षेत्र जो भी था, ठीक है, इसी से सटा हुआ था सिंध वाला क्षेत्र, तो ये भी यहीं पे आक्रमण करता है सिंध वाले क्षेत्र में। और इस समय जो राजा थे यहाँ के वो कौन थे, इस समय यहाँ के राजा जयपाल थे, यानी पंजाब वाले क्षेत्र में एक प्रकार से बोले आक्रमण करता है पश्चिमी सीमा प्रांत में। तो पंजाब वाले क्षेत्र में जैसे ही आक्रमण करता है तो ये हमारा एक प्रकार से बोले सुबुक्तगीन भी इनके विरुद्ध आक्रमण करता है। और इस समय यहाँ के जो शासक थे वो हमारे जयपाल थे, जो कि एक प्रकार से हिंदू शासक था, या एक प्रकार से बोले तो हिंदू राजशाही शासक चल रहा था हमारा, जिसके शासक हमारे जयपाल थे। तो इनका जो प्रथम संघर्ष होता है, यानी पहला जो आक्रमण महमूद गजनवी के द्वारा किया गया कहां पे, भारतीय सीमा क्षेत्र में, वो हमारा किसके मध्य होता है, तो वो हमारा जयपाल के मध्य में और गजनवी के मध्य में ये आक्रमण हमारा होता है। इसको भी हमने क्या करना है, यानी पंजाब वाले क्षेत्र में ये आक्रमण करता है जो कि पश्चिमी सीमा प्रांत है भारत का, और एक प्रकार से ये बॉर्डर वाली सीमा ही है। ठीक है, और इसके अंतर्गत में गजनवी एवं जयपाल के मध्य में क्या होता है, ये संघर्ष हमारा होता है, जिसमें पूर्णतः जयपाल की क्या होती है, हार होती है, और गजनवी क्या होता है, यानी जीत हासिल करके पुनः एक प्रकार से बोले
मैंने इससे पहले की क्लास में ये भी बोला था कि गजनवी एक ऐसा शासक था, गजनवी और गौरी। फिलहाल में गजनवी की चर्चा कर रहे हैं तो इसी के संदर्भ में बात करेंगे कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था भारत पर आक्रमण करने का, वो एक ही उद्देश्य था कि जितनी भी संपत्ति भारत के पास में है या भारतीय राजाओं के पास में जो भी संपत्ति है, उस संपत्ति को अपने कब्जे में लेना और गजनी क्षेत्र में ले जाकर के गजनी क्षेत्र के विकास के कार्यों में लगाना या अपने साम्राज्य को और मजबूत बनाना। ठीक है, यही उद्देश्य था और इसी उद्देश्य के कारण ये आता है भारतीय राजाओं से क्या करता है, संघर्ष करता है। तो इसमें भी इसने जयपाल से क्या किया, संघर्ष किया, जिसमें जयपाल पराजित हो जाता है और गजनवी क्या होता है, यानी एक प्रकार से बोले तो इसकी विजय होती है। और इसके पश्चात में ये फिर यहाँ से कुछ संपत्ति हमारी लूट करके या इनके साम्राज्य से कुछ संपत्ति लूट करके, धन वगैरह लूट करके यहाँ से पुनः या गजनी साम्राज्य में चला जाता है। और उसके एक वर्ष पश्चात में पुनः यानी 1001 ईस्वी में 1001 ईस्वी में ये पुनः यानी गजनवी पुनः आक्रमण करता है। कहां पे, फिर से आक्रमण करता है इसी जयपाल के क्षेत्र में। और जयपाल हमारा पंजाब के क्षेत्र में शासन कर रहा था। ठीक है, तो जिसमें जयपाल के साथ में इसका पुनः क्या होता है, संघर्ष होता है। और अब की बार फिर से जयपाल की क्या होती है, हार हो जाती है और गजनवी क्या होता है, पुनः ये जीत जाता है 1001 ईस्वी में। और फिर से इसके पास में जो भी सारी संपत्ति होती है, जो भी सारा धन होता है, इसको लूट करके फिर से यह पुनः गजनी साम्राज्य में जाता है और अपने इस पूरे के पूरे गजनी साम्राज्य को और मजबूतीकरण प्रदान करता है। और अब इस संदर्भ में ये जो हमारे जयपाल थे, इनको बहुत ही एक प्रकार से बोले ये शर्मसार हो चुके थे। ऐसा क्यों, ऐसा इस कारणवश क्योंकि एक ही व्यक्ति से लगातार 2 बार हार जाना, युद्ध को हारना एक राजा के लिए यार बहुत बड़ी बात होती है, जो कि उसके साम्राज्य के लोग या प्रजा उनकी क्या कहेगी कि हमारे राजा कैसे लगातार 1 बार 2 बार क्या होता है, ये युद्ध में हार गए। तो इनको बड़ी ही शर्मसार महसूस होती है या ये अपने स्वयं में एक प्रकार से आत्मग्लानि महसूस करते हैं, जिससे कि थोड़े दिनों के पश्चात में ये स्वयं ही आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या इसी कारणवश करते हैं कि ये स्वयं में एक प्रकार से अपनी नजरों में ही झुक जाते हैं कि लगातार 2 बार गजनवी से इनकी क्या हो गई, पराजय हो गई। लेकिन ऐसा इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि इनको आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा क्यों, क्योंकि यार जब गजनवी आता था तो वो भी इंसान ही था, वो भी आक्रमण के उद्देश्य से आता था और धन प्राप्ति करने के उद्देश्य से आता था। तो जब आपके साम्राज्य में आक्रमण इसने पहली बार किया, आप पराजित हुए, कोई बात नहीं, लेकिन जब ये दूसरी बार आया तब तो आपको अपने सैनिकों के संदर्भ में यानी आपकी अपनी सेना को मजबूत करनी चाहिए थी। ठीक है, यानी एक बार अगर कोई भी बाहरी शासक या इस्लामिक शासक और ये जो तुर्क शासक था ये आक्रमण करता है तो यार इससे पता लग जाना चाहिए कि कभी भी कोई भी शासक हमारे साम्राज्य पे अगर आक्रमण कर देगा तो हम क्या करेंगे। इसके लिए राजा को स्वयं अपने साम्राज्य के संदर्भ में मजबूतीकरण प्रदान करनी चाहिए, जो कि गजनवी धन लूट करके ले जाने के संदर्भ में पूरे के पूरे गजनवी साम्राज्य को मजबूत कर रहा था। तो यही इनको भी करना चाहिए था यार कि पहली बार हार गए कोई बात नहीं, अब ऐसी नौबत ना आए, यानी पराजय की सामना ना करना पड़े। तो अब आपको अपने साम्राज्य को मजबूत बनाना चाहिए था, अपनी सेना को मजबूत बनाना चाहिए था, या जो भी अपने साम्राज्य के संदर्भ में जो भी सारी चीजें हो सकती थी वो सारी चीजें करनी चाहिए थी। लेकिन इतना दिमाग तो था नहीं, चूतिया था। ठीक है, स्वयं में आत्मग्लानि महसूस हुई, बंदे ने आत्महत्या कर ली। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि जयपाल यहीं पे क्या होता है, समाप्त हो जाता है। और इसी के पश्चात में इसका हमारा एक पुत्र बोले तो जयपाल का पुत्र, जिसको हम लोग आनंदपाल के नाम से जानते हैं,
फिर से पुनः आनंदपाल जो कि पंजाब के क्षेत्र का ही शासक बनता है और ये हमारा छठवां आक्रमण होता है। किसका? ये गजनवी का छठवां आक्रमण हमारे होता है, जो कि किसके समय में होता है? ये आनंदपाल के समय में होता है। आनंदपाल कौन था? तो ये हमारे जयपाल का पुत्र था, जो कि पूरे के पूरे इस पंजाब के क्षेत्र में क्या होता है कि अपने सत्ता को या अपने साम्राज्य को स्थापित करता है। छठा आक्रमण था, कब किया गया? तो ये हमारा 1008 से लेकर के 1009 ईस्वी के मध्य में ये हमारा एक प्रकार से बोले छठा आक्रमण होता है। और इस संदर्भ में यहाँ पे भी गजनवी से जब सामना होता है आनंदपाल का, तो आनंदपाल भी यहाँ पे क्या होते हैं? पूर्णतः गजनवी से पराजित हो जाते हैं। और गजनवी का तो एक ही उद्देश्य था कि जब ये पराजित हो गए तो इनका फिर से एक ही उद्देश्य था, इनके साम्राज्य में जितनी भी सारी संपत्ति थी राजा साहब के पास में, उस संपत्ति को फिर से ये लूटता है और लूट करके गजनवी साम्राज्य में लेकर के जाता है और पूर्णतः अपने साम्राज्य को इतना मजबूत बनाता है कि आने वाले समय में गजनी साम्राज्य होता है। ठीक है। और इस संदर्भ में यार एक बात और बोली जाती है कि इसे छठवें आक्रमण के पश्चात से ही गजनवी, अभी तक एक उद्देश्य था धन की प्राप्ति करना, इस उद्देश्य से वो क्या करता था? आक्रमण करता था। लेकिन अब उसका एक उद्देश्य ये हो गया था कि अब वह जो भी यहाँ पे भारतीय राजाओं के संदर्भ में आक्रमण करता था, तो जहां भी भारतीय राजा होते थे उनके साम्राज्य में अपनी स्वयं की मंदिरें वगैरह होती थी। अब जो भी मंदिरें होती थी भारतीय राजाओं की, हिंदू राजाओं की, उनकी मूर्तियों को वो क्या करता था? तोड़ता था। यानी मंदिरों को पूर्णतः वो तोड़ते हुए चला जाता था। और इसको यहाँ पे एक नाम दिया गया कि अभी तक ये केवल और केवल धन वगैरह लूटता था, लेकिन इस आक्रमण के पश्चात से उसको एक संज्ञा और दी गई, मूर्ति भंजक के नाम से जाना गया। मूर्ति भंजक के नाम से, अर्थात मूर्तियों को वो तोड़ने लगा। जो भी हिंदू राजाओं की मंदिरों की मूर्ति थी उनको तोड़ने लगा। ठीक है। और इन मूर्तियों से, यानी ये जिन भी पत्थरों से ये मूर्तियां बनी होती थी, इन मूर्तियों को वो इन पत्थरों को वो गजनी साम्राज्य में ले जाता था और इन पत्थरों को वो ऐसे जगह पे प्रयोग करता था अपने साम्राज्य के अंतर्गत में, जहां पे आज अगर बात करें या प्राचीन समय में ही जब का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, उस समय जो भी हमारे भारतीय रीति रिवाज थी कि यहाँ पे हमारे जो भी एक प्रकार से बोले भारतीय देवी देवताओं की जो भी मूर्ति हुआ करती थी, उनको रखने का अपना एक अलग स्थान होता था कि हिंदू राजाओं का जो मंदिरें होंगी, उनकी जो मूर्तियां वगैरह होंगी, उनको इसी स्थान पे हम लोग क्या करेंगे? स्थापित करेंगे। लेकिन गजनवी जो पत्थर यहाँ से ले जाता था मूर्तियों को तोड़ करके, वो अपने साम्राज्य में ऐसी जगह स्थापित करता था उन पत्थरों को जहां पे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार गलत होता था। यानी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उन पत्थरों को हम उन जगह पे स्थापित नहीं कर सकते थे जिन स्थानों पे गजनवी क्या करता है? स्थापित करता है। और यहीं से इसका एक उद्देश्य यह भी होता है कि अब यह इसके पश्चात से जितने भी बार भारत पे आक्रमण करता था तो ये मंदिरों को जरूर लूटता था। ऐसा क्यों? क्योंकि यार भारत के संदर्भ में दो ही लोगों के पास में धन वगैरह ज्यादा होता था। जो हमारे राजा होते थे उनके पास में ज्यादा संपत्ति होती थी और राजाओं के साथ साथ में वहां की जो मंदिरें होती थी, मंदिरों में खूब सारा धन, खूब सारा पैसा, खूब सारा दान वगैरह आता था। तो ये गजनवी को सूचना मिलती है कि भारतीय क्षेत्र में जो भी राजा है या भारतीय क्षेत्र में जितने भी हमारी मंदिरें हैं उनमें अकूत संपत्ति है, तो इसी कारणवश आप भारतीय क्षेत्र पर क्या कीजिए? आक्रमण कीजिए। इन्हीं सारे उद्देश्यों को देखते हुए या लेते हुए गजनवी क्या करता है? बार बार, कुल मिलाकर के 17 बार क्या करता है? भारतीय क्षेत्र में आक्रमण करता है। और इन 17 बार में उसने इतना सारा धन एकत्रित किया,
भारतीय क्षेत्र से कि गजनवी साम्राज्य एकदम से क्या बोले, क्या कहना है, ये एक ऐसा तुर्क मुसलमान था या तुर्क शासक था जिसने सर्वाधिक बार आक्रमण किया और अपने शासन काल के दौरान में कुल मिलाकर के 17 बार भारत पे क्या करता है, आक्रमण करता है। इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है। इसी के पश्चात में बात करते हैं हम लोग, ये छठा आक्रमण था। इसके पश्चात में बात करते हैं 12वें आक्रमण की, यानी इसका जो 12वां आक्रमण था ये भी काफी महत्वपूर्ण था। इसमें क्या बोला गया, 12वां आक्रमण हमारा किस क्षेत्र में होता है, तो ये हमारा एक प्रकार से क्षेत्र बोले मथुरा वाले क्षेत्र में, मथुरा के क्षेत्र में और कन्नौज के क्षेत्र में। ये हमारा मथुरा और कन्नौज का जो भी सारा क्षेत्र था ये 12वां आक्रमण करता है। कब करता है, 1000 एक प्रकार से बोले 18 ईस्वी से लेकर के 1018 से लेकर के 1019 के मध्य में ये हमारा 12वां आक्रमण गजनवी के द्वारा कहां पे किया गया, भारत के आंतरिक भागों में। कहां पे किया गया, मथुरा और कन्नौज वाले क्षेत्र में। इस समय यार इससे पहले भी मैंने पहली क्लास ली थी इंट्रोडक्शन वाली, उसमें मैंने बोला था कि ये जो हमारा एक प्रकार से बोले अरबों का आक्रमण था, गजनवी का और गौरी का जो भी शासन काल था, ये उस समय भारत पे आक्रमण करते हैं जिस समय हमारे भारत के या भारतीय क्षेत्रों में एक प्रकार से राजपूत वंश चल रहा था। ठीक है, तो ये राजपूत शासन का भी दौर था जो कि भारतीय क्षेत्र में इस समय राजपूत शासन कर रहे थे। और राजपूत शासन में इस समय हमारा प्रतिहार वंश शासन कर रहा था। कौन, प्रतिहार वंश इस समय क्या हो रहा था, भारतीय सीमा क्षेत्र में मथुरा और कन्नौज वाले क्षेत्र में प्रतिहार वंश का शासक था। और इस प्रतिहार वंश में प्रतिहार वंश के शासकों के संदर्भ में ही गजनवी इन दोनों क्षेत्रों में या इसके आसपास के क्षेत्रों में आक्रमण करता है। और यहां से फिर से वही बात होती है कि खूब सारा धन, खूब सारी संपत्ति लेकर के ये कहां पे जाता है, गजनवी साम्राज्य में लेकर के चला जाता है। और जो भी सारी यहाँ पे मंदिरें थी यार, हम लोग जानते हैं मथुरा और कन्नौज ये ऐसे ही हमारे क्षेत्र हैं, धार्मिक क्षेत्र हैं हमारे, जो कि एक प्रकार से बोले तो यहाँ पे मंदिरों का बोलबाला थोड़ा सा ज्यादा है। तो मंदिरों को भी तोड़ते हुए ये यहाँ की संपत्ति को भी क्या करता है, ले करके जाता है। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। 12वां आक्रमण इसने कब किया, किसके संदर्भ में किया और किस क्षेत्र में किया। इसके पश्चात में आता है हमारा 13वां आक्रमण, जो कि 13वां आक्रमण आता है जो कि ये 1019 से लेकर के 1020 के मध्य में करता है। ठीक है, और कहां पे करता है, तो प्रतिहार वंश का शासक चल रहा था यानी राजपूत वंश का। तो यहाँ पे हमारा एक प्रकार से बोले चंदेल वंश का शासक चल रहा था इस समय, चंदेल वंश चल रहा था। और चंदेल वंश का इस समय का जो शासक था वो था विद्याधर। ये विद्याधर नाम का शासक एक प्रकार से इस चंदेल वंश में शासन कर रहा था। कहां पे कर रहा था, 1019 से 20 के मध्य में। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका आक्रमण होता है गजनवी का। और यहाँ से भी क्या होता है कि यही एक ऐसा आक्रमण था पूरे के पूरे एक प्रकार से गजनवी के जीवन का भारतीय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत ये 13वां ऐसा आक्रमण था जिसको गजनवी इंडिया के अंतर्गत हार जाता है। ये पहला आक्रमण वो क्या करता है, हारता है, जिसमें चंदेल वंश के ये जो विद्याधर शासक थे इन्होंने गजनवी को बड़ी ही बेरहमी से हार दिलाई थी, जो कि ये 13वां आक्रमण था। ठीक है, और इस हार को सुनिश्चित करने के पश्चात में गजनवी क्या होता है कि यह पुनः भाग जाता है अपने साम्राज्य में। और इसी के पश्चात में, हारने के पश्चात में ये जाता है कुछ वर्षों तक, इसके पश्चात में ये कुछ वर्षों तक अपने आप को मेंटेन करता है, प्लानिंग के साथ में पुनः यह इंडिया पर आक्रमण करता है।
अच्छा, यहाँ पे एक रुचिकर बात ये होगी कि ये बार बार आक्रमण करता है, क्योंकि ये जान चुका था कि भारतीय सीमा क्षेत्र या भारतीय क्षेत्र जो कि पूरा का पूरा प्राचीन काल में कहां से कहां तक विस्तरित था, इसके पास में या यहाँ के जो भारतीय राजा हैं इनके पास में अकूत संपत्ति है और यहाँ की मंदिरों में काफी सारा धन, काफी सारा पैसा है। यही सारी चीजें गजनवी जान गया था। इसी कारणवश वो बार बार भारत पे क्या करता है, आक्रमण करता है। तो हारने के पश्चात में उसने पुनः आक्रमण किया और सबसे उसके जीवन का महत्वपूर्ण आक्रमण था 16वां आक्रमण। उसके जीवन का 16वां आक्रमण जो कि सबसे महत्वपूर्ण था और भारतीय इतिहास का या इस पूरे के पूरे भारतीय मध्यकालीन इतिहास में जो गजनवी का आक्रमण है, यह 16वां आक्रमण काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें बोला गया कि इस 16वें आक्रमण में इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। कहां पे? सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में ये हमारा मंदिर देखने के लिए मिल जाता है। और इस समय यहाँ के जो शासक थे वो एक प्रकार से भीमदेव या भीम प्रथम थे। इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है। भीमदेव या भीम प्रथम थे, भीम प्रथम। और ये आक्रमण होता कब है? तो ये आक्रमण हमारा 1025 ईस्वी में होता है। 1025 ईस्वी में होता है, इसको भी याद रखना। 16वां आक्रमण जो कि भारतीय मध्यकालीन इतिहास का गजनवी के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण आक्रमण हमारे देखने के लिए मिलता है। यानी यहां से सबसे ज्यादा इसको संपत्ति, धन जो भारतीय मंदिरों से प्राप्त हुआ। अभी तक इतना सारा आक्रमण करने के पश्चात में भी गजनवी को इतने धन की प्राप्ति नहीं हुई थी जितने धन की प्राप्ति उसको इस मंदिर से होती है। और इस मंदिर से उसने 20 लाख दीनार, याद रखिएगा, 20 लाख दीनार लूट करके ले गया था। वो 20 लाख दीनार लूट करके कहां पे ले गया? गजनवी साम्राज्य में ले गया। और 20 लाख दीनार काफी होता है, ठीक है। तो काफी सारा लूटपाट करने के पश्चात में ये सोमनाथ मंदिर को एकदम से खंगाल लेता है, कुछ नहीं छोड़ता है वहां पे, ठीक है। तो यहां से 20 लाख दीनार लेकर के वो कहां पे जाता है? गजनवी साम्राज्य में जाता है। और इसका यार एक उद्देश्य और था, क्या? कि जब भी ये भारतीय सीमा क्षेत्र में आता था तो हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं कि भारतीय सीमा क्षेत्र पर आक्रमण करने के हमारे एक ही रास्ता था। इधर पहाड़ पर्वत पड़ जाता था तो इधर से कोई शासक हमारा एंट्री कर नहीं सकता भारत में, और इधर हमारा समुद्री टाइप पड़ जाता है, समुद्री, तो इधर से भी कोई शासक हमारा भारतीय सीमा क्षेत्र में क्या नहीं कर सकता? आक्रमण नहीं कर सकता। बचता है हमारा ये पश्चिम वाला क्षेत्र। तो यही एक क्षेत्र बचता है जो कि पूर्ण रूप से हमारा कोई भी शासक अगर इंडिया में आक्रमण करेगा तो इसी पश्चिमी सीमा क्षेत्र से करेगा। और जब भी ये अरब वाले क्षेत्र से या गजनवी साम्राज्य से भारतीय सीमा क्षेत्र में आक्रमण करता था तो ये उधर से युद्ध करते हुए आता था, क्योंकि दिमाग काफी था इसके पास में। क्या होता था कि ये युद्ध करते हुए इस कारणवश आता था कि इधर से जाते समय जो भी इसकी संपत्ति है, धन वगैरह है, वो मतलब इसके ले जाने के संदर्भ में रास्ते में किसी भी प्रकार की कोई दुविधा, कोई समस्या, कोई अड़चन उत्पन्न ना हो, वो एक प्रकार से सहजता पूर्वक अपने सोने, चांदी, दीनार या हीरे जवाहरात जो भी ये लूटता था उसको आसानी पूर्वक अपने साम्राज्य तक पहुंचा सके या लेकर के जा सके। इसी कारणवश जब वो पहले उधर से आता था तो युद्ध करते हुए आता था और इधर से सहजता पूर्वक अपनी सारी चीजों को लेकर के चला जाता था, ठीक है। तो काफी दिमागदार था। तो इसी संदर्भ में ये यहाँ पे आता है और काफी सारी मुद्राओं को, हीरे जवाहरात या जो भी सारी चीजें होती हैं मंदिरों से प्राप्त करके ये गजनवी क्षेत्र में
चला जाता है, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में 16वां आक्रमण, इसको भी याद रखना है। 16वें आक्रमण के पश्चात में एक लास्ट और देख लेते हैं जो कि बेहद और बेहद आवश्यक है, जो कि है हमारा एक प्रकार से बोले 27वां आक्रमण, जो कि लास्ट आक्रमण हमारा होता है, यानी 17वां आक्रमण जो कि लास्ट आक्रमण होता है, और वो होता है 1027 ईस्वी में 17वां आक्रमण जो कि लास्ट आक्रमण होता है। 17वां आक्रमण 1027 ईस्वी में होता है। किसके मध्य में होता है? तो ये गजनवी एवं जाटों के मध्य में, जाटों के मध्य में ये संघर्ष हमारा होता है। ये जाट कौन थे? तो एक प्रकार से बोले जब ये उधर से आता था तो युद्ध करते हुए आता था, तो कुछ हमारे ऐसे मतलब क्षेत्र थे जहां पे जाटों का शासनकाल हुआ करता था, यानी जाट अपनी सत्ता को स्थापित किए हुए थे। तो ये उधर से आता था तो उनको भी, ये उनसे भी संघर्ष करते हुए आता था, उनसे भी दुश्मनी लेकर के आता था। तो इधर से जब ये लास्ट बार ये जाता है, आता है यानी आक्रमण करने के संदर्भ में, तो क्या होता है कि इधर से जब जाता है तो जाट इसका रास्ता क्षेत्र लेते हैं, यानी इसकी राह देखते हैं और इसको पूर्णतः क्या करते हैं कि इसको एक प्रकार से घेर वगैरह लेते हैं, जिसमें ये पूर्णतः फिर भी डरता नहीं है, और क्या होता है कि जाटों से संघर्ष करता है इधर से जाते हुए, और इसके कुछ सोने और चांदी, ये इस 16वें आक्रमण में जो भी सोने चांदी थे जब ये लेकर के जा रहा होता है, तो कुछ हमारे सोने चांदी हीरे जवाहरात ये क्या होते हैं, जाट वगैरह ले लेते हैं। तो ये जाता है, पुनः प्लानिंग करता है और आता है, और इसके पश्चात में जाटों से हमारा 17वां आक्रमण जो कि 1027 में होता है, इनसे संघर्ष करता है और पूर्णतः जाटों को भी पराजित करता है, और फिर से यहाँ से जो भी संपत्ति होती है उसको लेकर के पुनः यह गजनी साम्राज्य में चला जाता है, ठीक है। और ये इसका लास्ट आक्रमण होता है, और ये भी कहा जाता है कि इन भारतीय क्षेत्रों से इसको इतना ज्यादा संपत्ति प्राप्त हो गई थी, या इस सोमनाथ मंदिर से ज्यादा इसको संपत्ति हीरे जवाहरात प्राप्त होते हैं, ठीक है। और इन संपत्तियों को ये घोड़े, हाथी, ऊंट इन्हीं में लाद करके ले जाता था, ठीक है। तो क्या बोला गया कि यहाँ पे ये भी ऐसा कहा जाता है कि इसके पास में इतने ज्यादा सोना हो जाता है, सोना चांदी हीरे जवाहरात इतनी ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं, जो कि ये गजनवी साम्राज्य में लेकर के जाता है, और गजनवी साम्राज्य में ले जाने के पश्चात में ये गजनवी साम्राज्य का विस्तारीकरण भी करता है, और विस्तारीकरण करने के पश्चात में पूरे के पूरे गजनवी साम्राज्य को मजबूत भी बनाता है, और मजबूत बनाने के पश्चात में भी इसके पास में इतना ज्यादा सोना बचता है कि ये अपने जहां पे भी रहता था एक कमरे में इसने पूरा सोना भर करके ही रखा था, सोने हीरे जवाहरात जो भी थे एक कमरे में ये इतना ज्यादा भर देता है कि इसके पास में अकूत संपत्ति हो जाती है, और इतना ज्यादा सोना हो जाता है कि ये यार ऐसा कहा जाता है कि जिस भी कमरे में सोना रखा होता है ये उसी कमरे में सोने लगता है, और सोने लगता है बाहर निकलता ही नहीं है, सोने को देखते देखते पागल हो जाता है। इतना ज्यादा सोना होता है इसके पास में कि केवल और केवल उसको देखते देखते ये पागल हो जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि पूरा जीवन जिस संपत्ति के पीछे गजनवी ने अपना सारा का सारा जीवन समर्पित कर दिया, उस जीवन को या उस जीवन यापन के संदर्भ में उस सोने का एक प्रकार से बोले उपभोग नहीं कर पाता है, जिससे कि उसका पूरा का पूरा सोना व्यर्थ ही जाता है। व्यर्थ क्या जाता है, इसके आने वाले जो भी गजनवी के पुत्र थे, गजनवी के मृत्यु के पश्चात में यानी 1030 ईस्वी में गजनवी की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के पश्चात में इसका पुत्र जो है, कई पुत्र होते हैं लेकिन एक पुत्र को सत्ता सौंप दी जाती है, लेकिन फिर भी वह पुत्र क्या करता है कि वह गजनी साम्राज्य की सत्ता को छोड़ करके पुनः भारत आ जाता है, कुछ हीरे जवाहरात और सोने वगैरह लेकर के, ठीक है। तो
तो ये सारी बातें थी गजनवी के संदर्भ में, गजनवी के आक्रमण के संदर्भ में, जो कि इतने सारे आक्रमण यानी कुल मिलाकर के 27 वर्षों के दौरान में उसने 17 बार आक्रमण किया और इन आक्रमणों से कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। तो इनको हमने क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में थोड़ा सा जिक्र ये कर देते हैं कि जब गजनवी आता है तो या जब गजनवी हमारा शासनकाल कर रहा होता है या इसके दरबार में कुछ हमारे इतिहासकार होते हैं। कौन होते हैं? कुछ इतिहासकार होते हैं, उनका भी जिक्र करते हैं, जो कि ये आता भी है और इसके दरबार में ये दरबारी इतिहासकार थे। पहला था हमारा उतबी, उतबी था। दूसरा फिरदौसी, फिरदौसी। तीसरा अल बेरूनी, अल बेरूनी। एंड चौथा था हमारा, इसको भी याद रखिएगा, वैदकी, वैदकी नामक इतिहासकार। ये हमारे कुछ इतिहासकार हैं जो कि दरबारी इतिहासकार हैं, जो कि गजनवी के संदर्भ में क्या होते हैं, ये हमारे गजनवी के दरबार में ही रहते हैं। जिसमें से उतबी ने कुछ हमारे इतिहासों की रचना की, जिसको किताब ए, किताब ए किताब उल यामनी, किताब उल यामनी के नाम से जानते हैं। पहला ये याद रखिएगा। एंड दूसरा तारीख उल यामनी, तारीख उल यामनी। ये उतबी के द्वारा हमारी रचित कुछ इतिहासकार या ग्रंथ हैं जो कि अरबी भाषा में लिखी गई हमारी, जो कि गजनवी के हमारे एक प्रकार से दरबारी इतिहासकार थे। फिरदौसी आता है, फिरदौसी ने एक हमारा लिखा है शाहनामा। क्या लिखा? शाहनामा। इस शाहनामा ये फारसी भाषा में लिखी गई। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। और इसको एक प्रकार से बोले अफगानिस्तान में एक प्रकार से फिरदौसी को अफगानिस्तान के महाभारत, अफगानिस्तान के महाभारत के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी याद रखिएगा। और इसको पूर्व का होमर भी बोलते हैं, यानी पूर्व का होमर भी बोलते हैं। किसको? फिरदौसी को। ये एक प्रकार का टाइटल था इसका, पूर्व का होमर। और ये अफगानिस्तान का महाभारत के तौर पे किसको जाना जाता है? शाहनामा को। किस भाषा में? फारसी भाषा में। किसने लिखा? फिरदौसी ने। फिरदौसी कौन था? तो ये गजनवी का हमारे दरबारी इतिहासकार था, ठीक है। इसके पश्चात में आता है अल बेरूनी। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ये अल बेरूनी हमारा लिखता है हमारा एक प्रकार से किताबुल हिंद के नाम से जानते हैं, किताबुल हिंद के नाम से जानते हैं, किताबुल हिंद। ये एक प्रकार से रचित ग्रंथ है। इसको हम लोग ये एक प्रकार से बोले तहकीक के नाम से जानते हैं। अल बेरूनी के द्वारा किताबुल हिंद रचित की गई, जिसको हम तहकीक के नाम से जानते हैं। और ये अरबी भाषा में लिखी गई। अल बेरूनी के द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई। इसको अंग्रेजी भाषा में जो ट्रांसलेट किया या रूपांतरण इसका किया तहकीक का, वो हमारे सुचाऊ करके हैं या सचाऊ करके आते हैं। और हिंदी भाषा में इसका जो रूपांतरण किया गया किताबुल हिंद का, वो हमारे रजनीकांत शर्मा करके आते हैं। तो इसको भी याद रखना है। अरबी भाषा में तो अल बेरूनी जी के द्वारा लिखी ही गई थी। अल बेरूनी कौन थे? तो ये भी गजनवी के दरबारी इतिहासकार थे। और इसमें किसका वर्णन मिलता है? तो अल बेरूनी जो था ये हमारा गजनवी के साथ में भारत में आता है और भारतीय क्षेत्र में रह करके ये उस समय के जो भी राजा हुआ करते थे उनकी सामाजिक व्यवस्थाओं को या उन समाज की व्यवस्थाओं के साथ साथ में भारतीय क्षेत्र की जो भी संस्कृति थी इसके संदर्भ में, या यहाँ का जो भी ज्ञान विज्ञान था इसके संदर्भ में, या जो भी सारी चीजें थी उन सभी चीजों के संदर्भ में
ये हमारे इतना प्रभावित होता है यहाँ की इस संस्कृति, समाज या जो भी सारा सिस्टम था कि उसने एक किताब का जिक्र कर दिया अपने द्वारा, और जिसको किताबुल हिंद के नाम से जानते हैं। और ये अल बेरूनी एक ऐसा पहला मुसलमान था जिसने कि भारतीय सीमा क्षेत्र में आकर के यहाँ की समाज की स्थिति, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के जो भी पौराणिक ग्रंथ हैं और यहाँ की जो भी हमारे पुराण हैं, प्राचीन पुराण, उन सभी चीजों का अध्ययन करता है। ये पहला ऐसा मुसलमान होता है। इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है। इसके पश्चात में ये वैदिकी आता है। वैदिकी के द्वारा एक रचना की गई जिसको इसने सुबुक्तगीन का इतिहास लिखा है। सुबुक्तगीन का इतिहास लिखा है जिसमें पूर्ण रूप से सुबुक्तगीन के संदर्भ में बात की गई है। तो इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है। इन सारी चीजों से रूबरू रहिएगा कि गजनवी के हमारे क्या हैं, ये दरबारी इतिहासकार हैं, ठीक है। बाकी और इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। फिलहाल में ये था हमारा पूरा का पूरा गजनवी साम्राज्य, गजनवी के आक्रमण और गजनवी से रिलेटेड जो भी इसके दरबारी कवि होते हैं जो कि इसके साथ में हमारे आते हैं, उन तमाम सारी बातों का जिक्र हमने इस क्लास के माध्यम से कर दिया है, ठीक है। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की कोई दुविधा या समस्या उत्पन्न होती है तो आप लोग यार प्लीज कमेंट वगैरह करोगे, वहां से आपकी सारी दुविधाओं का निदान हम करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बाकी आज के लिए फिलहाल में इतना ही। मिलेंगे इसी के नेक्स्ट क्लास में, यानी इसके पश्चात में हम लोग बात करेंगे गौरी के संदर्भ में। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए